ठीक है। कोर्स कोड 8602 पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोर्स कोड 8602 यानी एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन, यानी कि जो एजुकेशन के प्रोसेस में हम जो बच्चों की टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट लिहाज से, वो आपके मिड टर्म्स हो सकते हैं, फाइनल टर्म्स हो सकते हैं, या वो क्लास टेस्ट हो सकते हैं, या फिर रैंडम जो है वो आप उनके नॉलेज को टेस्ट करते हैं, तो वो असेसमेंट्स में आ जाता है। और एवेलुएशन यानी कि जो आप उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, नोट डाउन करते हैं, वो आपकी वैल्यूएशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोर्स है। इस कोर्स का हम आज डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो भी कोर्स है या जो भी आपके पास यूनिट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बच्चे किस काबिल हो जाएंगे, एंड देन आपने उस लिहाज से उसकी असेसमेंट करनी है कि वो कितना जो है वो सीख पाए हैं, इसमें से इसके ऑब्जेक्टिव्स को कितना जो है वो कवर कर पाए हैं। ठीक है, कोर्स यूनिट नंबर 2 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। ठीक है, इसको लिखा है डॉक्टर रिहाना मसरूर ने और इसको रिव्यू किया है डॉक्टर नवीद सुल्ताना ने। ठीक है, इसके कंटेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, कंटेंट में आपके पास टॉपिक जो है, पहले आपको इस यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया होगा, फिर ऑब्जेक्टिव यानी इस यूनिट को आप पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके टॉपिक्स हैं। ठीक है, 2.1 टॉपिक पे आपको जो है पर्पस ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, 2.1 में आपको पर्पस ऑफ अ टेस्ट दिया हुआ है कि टेस्ट का क्या मकसद है। ठीक है, फर्स्ट ये आ जाता है कि आपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, डायग्नोसिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स को जो है डायग्नोस करना है, असाइनिंग ग्रेड, आपने ग्रेड डिज़ाइन करने हैं, या क्लासिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपको स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, 2.2 हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल आउटकम्स, इसमें हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स आ जाते हैं, यानी एजुकेशनल आउटकम्स की क्या करेक्टरिस्टिक है, और टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है उसकी जो है टेक्सोनॉमी वो आ जाती है। ठीक है, 2.3 में हमने कोग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ठीक है, हमने कोग्निटिव डोमेन हम जैसे कि नॉइंग ये आगे से हम देख लेते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसिंग, एवेलुएशन, जो कोग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स है उसके क्या जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो देखना है। ठीक है, फिर हमने डिफाइनिंग लर्निंग आउटकम्स करना है। ठीक है, हमने जो बच्चे ने सीख लिया उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, यानी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स देखेंगे कि उन दो ठीक है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के बीच क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और सोलो टैक्सोनॉमी देखेंगे। फिर हम प्रिपरेशन ऑफ कोर्स कंटेंट आउटलाइन, आपने किस तरह से कंटेंट की आउटलाइन प्रिपेयर करनी है, किस तरह से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है प्रिपेयर करना है, और फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, एंड देन में बिब्लियोग्राफीज, रेफरेंसेस, सजेस्टेड रीडिंग्स जो आपको दी गई हैं कि जिनसे आप पढ़ के इस यूनिट के मतलब और मजीद जान सकते हैं, वो दिए गए हैं। ठीक है, फिर टाइटल अब आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेबल्स दिए हुए हैं, 4 टेबल दिए हुए हैं इस यूनिट में। ठीक है, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन वर्क का टेबल दिया हुआ है, एक जनरल टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनिट 2 दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो दिया गया है। ठीक है, आगे से कुछ लिस्ट या फिगर्स हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, आपको पहले कहा हुआ है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने करना है। ठीक है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखनी है, ब्लूम्स हिरार्चिकल टेक्सोनॉमी लिखनी है, ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स लिखने हैं। ठीक है, पुअर रिप्रेजेंटेटिव कंटेंट में लिखना है, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंटेंट में लिखना है, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंटेंट में लिखना है। ठीक है, ये 2 दफ़ा आपके पास टॉपिक दे दिया हुआ है। फिर आगे से कम्प्लीटली इनएडुकेट यानी कि नामुनासिब कंटेंट डोमेन के जो नामुनासिब रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको देखना है। फिर हमारे पास एजुकेट जो मुनासिब है कंटेंट डोमेन का रिप्रेजेंटेटिव उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, ठीक है, आप इस यूनिट में देखेंगे कि जो असेसमेंट के प्रोसेस के लिए जो है कितने इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं असेसमेंट के प्रोसेस के लिए। ठीक है, टीचर को इस बात का इल्म होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव्स का जो कोर्स के या यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका मेन मकसद है कि वो अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है उसके हिसाब से कर ले। ठीक है, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको दिए जाएंगे ये टेस्ट के लिए कोई डिज़ायर जो आपको टेस्ट दिया जाएगा उसके जो डिज़ायर्ड आउटकम्स होंगे वो होंगे कि जो आप चाहते हैं। ठीक है, इन महसूस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको बताकर आपको जो है अपने जो है महसूस ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए जो है अपनी इंस्ट्रक्शन जो आपने एक्टिविटीज़ करवानी है क्लास में वो डिज़ाइन करेंगे, और साथ साथ आप बच्चों की असेसमेंट के बच्चों ने कितना जान लिया करते रहेंगे। आप डिफरेंट मेथड से जो है वो बच्चों को असेस करेंगे।
जो एक बेहतरीन नॉर्मल कॉमन मेथड है कि आप स्टूडेंट्स की एबिलिटी को टेस्ट करें कि वो स्पेसिफिक किसी महसूस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानता है, तो वो ये है कि आप जो है उसका टेस्ट लें। ठीक है, मोस्टली जो टेस्ट स्टूडेंट से लिए जाते हैं वो टीचर ने डेवलप किए होते हैं, टीचर ने बनाए जनरेट किए होते हैं। ठीक है, इस यूनिट का मेन गोल जो है कि आपको इस काबिल बना सके कि आप डिज़ाइन कर सकें, बना सकें, उसको देख सकें। टेस्ट जो कि जिसमें आप जो है ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट एरिया को कवर करें। इसलिए जो अगर आपने टेस्ट डेवलप करना है उसके लिए आपको कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स का पता होना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है असेसमेंट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन पे अमल करके जो है असेसमेंट को अच्छा बनाया जा सकता है। इसको हासिल करने के लिए जो कोग्निटिव डोमेन है, ठीक है, टेस्टिंग कोग्निटिव डोमेन है, वो बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है। ठीक है, टेस्टिंग और एजुकेशनलिस्ट जो है इसे बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनॉमी थी वो डेवलप की थी बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। ठीक है, वो इस एक्टिविटीज से डील करती थी जैसे कि मेमोराइजिंग। ठीक है, आपने टेस्ट पर जो लिया कि वो कितना जो है लर्न कर पाए, कितना मेमोराइज कर पाए, इसका जो है टेस्ट होता है। या फिर इंटरप्रेटिंग, यानी वो जो लर्न किया वो कितनी तशरीह कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट यानी वाज़ह करके बना, इसमें समराइजिंग भी आ सकता है। एनालाइजिंग किस तरह से वो उसको देखते हैं, सोन इस तरह से की चीज़ें। ठीक है, इस यूनिट का मकसद ये है कि आप इस काबिल हो जाए कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कंट्रैक्ट्स मतलब कि कंस्ट्रक्ट कर सकें, बना सकें और एनालाइज कर सकें टेस्ट को, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स का सर कंटेंट एरिया जो आपको दिया गया हो उसके मुताबिक। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो मेजर कंपोनेंट है जो आपने ट्रस्ट को डेवलप करना है उसके लिए। ये जो है असेसमेंट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि आपको प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। ठीक है, अगर अच्छा अचीवमेंट के लिए जो है टेस्टिंग कोग्निटिव डोमेन जो है उस पर जोर दिया जाना चाहिए, और ये जो है बहुत सारे एजुकेशनल यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 में डेवलप की थी बेंजामिन ब्लूम्स ने, जो कि डील करती है कि मेमोराइजिंग, इंटरप्रेट, आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज और इस तरह का किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्सोनॉमी है ये आपको एक बासर तरीकाकार प्रोवाइड करता है जिससे जो है अब ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कितना जो है कॉम्प्लेक्स है। आप इसको क्लासीफाई करते हैं, इसकी ग्रुपिंग करते हैं, आप इसकी ग्रुपिंग करते हैं हायरार्किकल कैटेगरीज में, यानी दर्जाबंदी करते हैं कि सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स में जो आप इसकी जो है वो दर्जाबंदी करते हैं। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट टास्क है टीचर का जब वो टेस्ट डिज़ाइन करता है या करती है कि सिलेक्शन किस चीज़ का जो है वो टेस्ट ले, और किस तरह से टेस्ट आइटम को सैम्पल करें, कोर्स कंटेंट से किस तरह से वो ले। ठीक है, जब बच्चे की अर्ली यानी कि इब्तदाई स्टेज जो आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, तो आपने कौन सा कंटेंट जो लेना है ये वो बहुत मुनासिब होना चाहिए जो टेस्ट के लिए आप कंटेंट लें। इसलिए जो अब ने जो टेस्ट डेवलप उसका उस प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप वो ये है कि आपने कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कौन सा कंटेंट आपने लेना है। ठीक है, आपने फर्स्ट कंटेंट लेना है, देन आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को जो है डेवलप करना है। सेकंड स्टेज में इस यूनिट हम फोकस करेंगे कि क्या जो है स्टूडेंट्स ने लर्न किया है और कौन सा कंटेंट का है जो वो टेस्ट से लिया जाना है। हाँ, ठीक है, अब हमने देखने के असेसमेंट जो है डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से वर्कआउट करती है। ठीक है, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ठीक है जो आपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को असेस करना है उसमें जो है ऑब्जेक्टिव्स यानी और आउटकम्स का क्या रोल है। ठीक है, आपने जो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट जो स्टूडेंट ने हासिल किया उसको असेस करना है कि उसमें ऑब्जेक्टिव ये आप इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि टेस्ट का पर्पस यानी मकसद क्या होना चाहिए। ठीक है, आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे, आप डेवलप कर सकेंगे अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से आप जो है अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करेंगे कि किस तरह से आपने। ठीक है, आप जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और इसके मेजर कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कर सकेंगे कि ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, शो ऑफ कर सकेंगे और डिस्क्राइब कर सकेंगे वो फैक्टर्स जो कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि मुनासिब आइटम्स को डिटरमाइन करने के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आप हर कंपोनेंट के लिए जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो ड्रा कर सकेंगे।
आगे से हमारे पास आ जाता है टॉपिक 2.1 पर्पस ऑफ अ टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट का क्या मकसद होता है, ठीक है, पर्पस क्यों हम जो है वो बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं। असेसमेंट जो बच्चे को हम टेस्ट करते हैं या बच्चे के नॉलेज को हम जानते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, वो जो है लाजमी हिस्सा है, क्योंकि ये इससे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। आपको जब पता होगा कि स्टूडेंट्स ने कितना जो है असेस कर लिया, कितना जो है वो अंडरस्टैंड कर पाया, देन ही आप अब आगे से उसके हिसाब से आप जो है वो अपने इंट्रोडक्शन मेथड या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, ठीक है। असेसमेंट एक तरफ आपको जो है प्रोवाइड करती है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है या इंस्ट्रक्शन को किस तरह से रीडिज़ाइन करना है। दूसरी तरफ जो है वो लर्निंग को प्रमोट करती है। टीचर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ जो है टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को असेस कर सकें, जैसे कि उनके टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस, उनके क्वेश्चन, उनके इंटरव्यूज़, रेटिंग स्केल्स और डिस्कशन वगैरह को जो है वो टेस्ट कर सकें। टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकती है, उनके टेस्ट ले सकती है, ऑब्जर्वेशन कर सकती है, उनको ऑब्जर्व कर सकती है, उनसे क्वेश्चंस कर सकती है, उनके इंटरव्यूज़ ले सकती है, उनको रेटिंग स्केल्स करनी यानी ग्रेडिंग कर सकती है, या उनसे डिस्कशन करके जो है जान सकती है कि स्टूडेंट ने कितना असेस कर लिया नॉलेज को, ठीक है। एक टीचर जो है वो डेवलप कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, देख सकती है और मार्क कर सकती है अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को, ठीक है, और दूसरे टेस्ट को, ताकि वो स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर कर सके किसी सब्जेक्ट के लिहाज से, या यहाँ पे स्टूडेंट के बिहेवियर को मेजर कर ले क्लास में या फिर स्कूल में। और ये उसको ये क्वेश्चन अपने आप से करने हैं कि ये टेस्ट से जो है वो क्या है, क्या टीचर को यकीनी तौर पर ये जानने की ज़रूरत है कि टेस्ट जो है वो क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहता है, यानी कंप्लीट नहीं होता अगर टीचर जो है वो नहीं जानता कि किस तरह से उसकी क्लास बेहतर तरीके से काम कर रही है और किस तरह से टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, ताकि वो हासिल कर सके वो अचीवमेंट जो पहले से डिफाइंड है या वो ऑब्जेक्टिव जो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है जो असेसमेंट से रिलेट करती हैं, ठीक है। अगर आगे बढ़ने से पहले हम जो है फर्स्ट टर्म जो है टेस्ट को देख लेते हैं कि टेस्ट होता क्या है, यानी व्हाट इज टेस्ट, टेस्ट होता क्या है, ठीक है। टेस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल हम इस टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी भी महसूस मकसद के लिए जो है पर्सन या जो भी इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को हम चेकआउट कर सकें या मेजर कर सकें, ठीक है। टेस्ट को हम कह सकते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है, एक ऐसा औजार होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, आम तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम इसके डिज़ाइनेशन में बहुत सारे आइटम्स को डिज़ाइन करते हैं ताकि हम जो है लर्निंग टास्क की डोमेन को जो है वो टेस्ट कर सकें, यानी कि कितना जो है वो बच्चे ने हासिल कर लिया है, ठीक है, वो उसकी डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट जो ये एक सिस्टमेटिक मेथड होता है, ठीक है, इसमें सिस्टम्स होता है, क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं, देन अब वो उसके टेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक मेथड होता है कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जो कि आपके लिए इन्फ्रेंसेस बनाती है, यानी आप इससे जो है कोई नतीजा हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और जो कि या तो आप लोगों की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में या फिर किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो कोई क्यासराई कर लेते हैं या कोई राय कायम कर लेते हैं या कोई इसके नतीजे कर लेते हैं, ठीक है। टीचर को लाजमी तौर पर ये समझना चाहिए कि जो एजुकेशनल टेस्ट है, यानी जो एजुकेशन में सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो एक मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। इसलिए जो है उसको रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि किस तरह से उससे एडमिनिस्ट्रेट करना है या स्कोरिंग करनी है, जो जो नंबर्स असाइन करने हैं स्टूडेंट्स को, ताकि, ठीक है, आपको जहन में एज अ टीचर ये चीज़ लाजमी जहन में रखनी चाहिए कि ये टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरे सब्जेक्ट यानी कोर्स का जो सारा सब्जेक्ट है वो टेस्ट में बच्चे से ले ले, जो कि उसने सिखाया है अपनी क्लास को एक सेमेस्टर में या फिर एक साल में। इसलिए टीचर को अपने टेस्ट को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो यानी पोल ऑफ आइटम्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन में से जो है सैम्पलिंग आइटम्स की करे, कुछ आइटम्स को जो है वो ले ले इस तरह से कि वो पूरे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे। टीचर को ये बात भी समझनी चाहिए कि जो सा टॉपिक उसने या मास्टर ने पढ़ाया है उसमें जो टॉपिक्स हैं और यानी जो उसमें कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो किसी 1 या 2 घंटे में नहीं टेस्ट लिया जा सकता इन सब का, ठीक है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं टेस्ट जो होते हैं कि टेस्ट जो है वो कंटेंट एरिया का असेसमेंट होती है, ठीक है।
इस तरह से कि टीचर्स ने क्या जो है रिलेटिवली उसमें अहमियत दी है जो उनको असाइन दिया जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये बिलीव किया जाता है या ये यकीन किया जाता है कि टेस्ट जो होता है वो सिंपल पेपर और पेंसिल टेस्ट होते हैं, लेकिन अब जो है बहुत सारे स्कूल्स में जो है डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि टेस्ट के जो है बहुत सारे टाइप्स होती हैं, लेकिन जो उनकी दो मेन कैटेगरीज हैं वो ये है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पर यानी कि जो स्टूडेंट्स 8 क्लास तक होते हैं, ठीक है, क्लास ग्रेड 8 तक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा प्रोफिशेंसी नहीं आई होती इतनी कि वो लोग ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कर सकें, इसलिए उनके लिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को हम कहते हैं सिलेक्टिव रिस्पॉन्स टेस्ट, यानी कि आपके पास रिस्पॉन्सेज आंसर दिए होते हैं, आपने उनमें से चूज़ करने होते हैं। इस तरह के टेस्ट में जो आइटम्स होती हैं वो उनके रिस्पॉन्सेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि उन्होंने इनमें से जो है करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं वो यूज़ एलिमेंट्री लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। सबसे आ जाता है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, देन ठीक है मल्टीपल बाइनरी चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग आइटम्स आ जाती हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल बाइनरी चॉइस या मैचिंग आइटम्स टेस्ट आपने किस तरह से बनाने हैं ये आप जो है नेक्स्ट आने वाले यूनिट्स में समझेंगे। इस यूनिट्स में आपको जैसे इसका आइडिया दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि टेस्ट जो है टीचर के लिए क्या होता है। ठीक है, यकीनी तौर पर जो ऊपर से डिस्कशन की गई है आप अपने आप को इस काबिल हो सकेंगे कि निकालें उस जो ऊपर पैराग्राफ में दी हुई है और आप जान सकें कि किस तरह से जो है क्लासरूम टेस्ट को दिया जाए। क्लासरूम टेस्ट किस तरह से जो टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो स्टूडेंट्स को जाने। ठीक है, क्या जो है इसमें मकसद जो है सर्व किया जाना चाहिए। ठीक है, जो टीचर की जॉब होती है वो उसका वो होता है कि उसने किस तरह से टीच करना है और किस तरह से टेस्ट करना है। ठीक है, आगे से आ जाता है पर्पसेस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के मकसद। ठीक है, आगे से पर्पसेस ऑफ टेस्ट आ गया। एक टीचर के लिए जो ज़रूरी होता है कि उसने क्या सिखाना है और किस तरह से उसका टेस्ट लेना है। ठीक है, तो ये हमें पर्पसेस ऑफ टेस्ट में पता लगेगा कि टेस्ट का क्या जो है वो मकसद है। ठीक है, आपने ये सीख लिया है कि टेस्ट जो है एक डिवाइस मेजरमेंट डिवाइस होती है जो कि स्टूडेंट्स की किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके अचीवमेंट लेवल उसने कितना हासिल कर लिया है उसको मेजर करता है और ग्रेड करता है स्टूडेंट को। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है ये जो नीचे पर्पसेस दिए हुए हैं उनको हासिल करने के लिए। फर्स्ट आ जाता है मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, यानी जो टेस्ट होता है वो स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस जो कितनी वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, उसके लिए आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाए कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को क्यों असेस करते हैं। ठीक है, इसका सिंपल जो आंसर है वो ये है कि ये जो टीचर स्टूडेंट को असेस करते हैं तो वो जान पाते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री इतनी प्रोग्रेस कर रहा है कि जो सेटिस्फैक्ट्री हो यानी जितनी काबिल कबूल हो। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि अगर हम मुनासिब तरीके से जो टेस्ट लेते हैं या अदर कोई दूसरी असेसमेंट जो का सेट्स है वो करते हैं वो टीचर को अलो करता है कि वो मॉनिटर करे, वो देख ले कि स्टूडेंट्स कितनी जो है वो तरक्की कर रहा है। ठीक है, जो एक क्लासरूम टेस्ट का यूजफुल पर्पज़ क्या है, मकसद क्या होता है कि वो ये चेक करना होता है कि जो स्टूडेंट है वो जो अपने गोल मंजिल की तरफ जो है फैक्ट्रीली मूव कर रहा है, यानी कि अच्छे तरीके से जो वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस यानी कि अगर हम स्टूडेंट्स की वीकनेस को जान लें उसके बाद टीचर्स इस काबिल हो सकता है कि वो अपने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो कि इंस्ट्रक्शन देता है उसको चेंज कर सकें या उसमें जो तब्दीली की ज़रूरत है उसको तब्दील कर लें। ठीक, अगर जो प्रोग्रेस है जो तरक्की कर रहा है वो मुनासिब है तो फिर आपको जो है इंस्ट्रक्शन में चेंजिंग करने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल किए जाते हैं उस पीरियड में जिस पीरियड में जो स्टूडेंट है वो प्रोग्रेस यानी तरक्की कर रहा है, जो बाद में यूज़ किए जाते हैं ताकि जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स है उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ली जाए उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी लर्निंग के लिए जो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, फॉर्मेटिव एवेलुएशन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपने लेक्चर के दौरान बच्चे को असेस करने के लिए जो एक्टिविटी दी है
उससे जो है आप जो एवेलुएट करते हैं वो फीडबैक स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करता है कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता, टीचर को भी प्रोवाइड करता है कि उसने कितना और सिखाना है और कितना जो है वो बच्चों ने सीख लिया, इसलिए दोनों को वो जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है। सेकंड स्टेप आ जाता है डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो लर्निंग में मुश्किलात आती हैं उसको सही करना, उसको दुरुस्त करना। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर, यानी कि और साथ उसकी वीकनेस, यानी कि उसमें कितनी वो स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, ये जो है टेस्ट का जो है वो मेन पर्पस होता है। ठीक है, जो एलिमेंट्री टीचर होता है, जो 8 क्लास तक बच्चों का टीचर रहता है, उसको ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट को जो वो रीड कर रही हैं वो यहाँ वो रीड कर कोई टीचर रीड कर रहा है उसको कम्प्रीहेंड कर सकते हैं या नहीं। अगर वो उसको रीड करते हैं यकीनी तौर पर कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं उनसे रीड करते हैं तो ठीक है, तो एज अ टीचर आपको यकीनी तौर पर उनकी मसले को या इंस्ट्रक्शन देते हुए जो है उसको एड्रेस करना है, उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम आ गई है। इसके बरक्स अगर ये देखें तो ये फिर जो है वक़्त और एनर्जी का ज़िया है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो कम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, लेकिन जो टीचर है वो आगे ही बढ़ जाता है। इसलिए अगर जो टीचर है वो मेजर करेगा कि स्टूडेंट्स करंटली क्या उसका स्टेटस है, तो टीचर जो है इस काबिल हो सकेगा, वो जान सकेगा किस तरह से स्टूडेंट्स की वीकनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू यानी इंस्ट्रक्शंस देकर, और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस में जो ऑलरेडी बच्चों को स्किल्स मास्टर करवा दी जा गई हैं और नॉलेज उनको दे दिया गया उससे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, जो डायग्नोसिस हम करते हैं अगर हमने इंस्ट्रक्शन से पहले बच्चों की जो डायग्नोसिस करते हैं उनका यानी नॉलेज की उनकी वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए या उनको मास्टर स्किल्स को आगे से ना उसकी इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम जो डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, उसको हम अगर इंस्ट्रक्शन से पहले करते हैं तो वो हमारे पास प्री टेस्टिंग या प्री असेसमेंट होती है। ठीक है, ये टीचर को इसके मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो पिछला नॉलेज है स्टूडेंट ने हासिल किया है इस इंस्ट्रक्शंस के शुरू में वो कितना उसको जो है वो उसके मतलब जानता है। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है असाइनिंग ग्रेड्स। ठीक है, थर्ड में आ जाता है असाइनिंग ग्रेड्स। ठीक है, जब टीचर ने बच्चे का टेस्ट ले लिया, बच्चों का टेस्ट ले लिया, ठीक है, जब आपके पास चिल्ड्रन के टेस्ट आए देन आपने स्कोर करने हैं, फिर उन स्कोर्स से आपने ग्रेड्स असाइन करने हैं। ठीक है, जो बेस्ट वे है कि आप ग्रेड्स असाइन करें वो ये है कि आप उनके मतलब ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को जो कि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट से रिलेटेड है उसको कलेक्ट करें। ठीक है, और जो उसने दूसरी एकेडमिक कामयाबियाँ या अकम्पलिशमेंट्स ली हैं उसको कलेक्ट करके आपने उनकी ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, डिफरेंट जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ग्रेड्स असाइन करते हैं। जो ज़्यादातर असाइन ग्रेड्स करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, यानी ABCD और F जो कि डिज़ाइन असाइन किए जाते हैं उनके न्यूमेरिकल एविडेंस यानी कि नंबर सबूत, पहले जैसे कि पेपर या टेस्ट लिए जाते हैं उनकी मार्किंग की जाती है तो वो न्यूमेरिकल एविडेंस आ गया, दैन उनको ग्रेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि अगर अपने पेपर के बच्चों के एक सेमेस्टर का आपने जब बनाना है, लेट्स सपोज समर सेमेस्टर का अपने बच्चों का जो है वो ग्रेड्स असाइन करने हैं आपने, उसमें मिड टर्म के टेस्ट इंक्लूड होंगे के मार्क होंगे, फाइनल टर्म के मार्क्स इंक्लूड होंगे, उनके समर वर्क के मार्क्स इंक्लूड होंगे, उनकी रोज़ की जो हेयर कट वगैरह चीज़ें हैं उनके मार्क्स इंक्लूड होंगे, उन सब के मार्क्स जो है सम अप करके उनकी को जो एग्रीगेट दे के वेटेज दे के देन आप ग्रेड असाइन करेंगे। ठीक है, फोर्थ में आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ पर्पसेस ऑफ टेस्ट में आ जाता है क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। हमने किस तरह से स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग करनी है और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, टीचर्स ने अब डिसीजन लेना है इस तरह से ग्रेडिंग के बाद टीचर ने स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी हाई एबिलिटी है, कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी लो एबिलिटी है और कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एबिलिटी है। ठीक है, इस तरह से क्लासीफाई करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन या फिर सिलेक्शन यानी कि उनको कैटेगराइज में सिलेक्ट करना है, और प्लेसमेंट यानी कि क्या किसकी प्लेस किस स्टूडेंट्स की प्लेस जो है वो किधर है। ठीक है, ये टर्म्स जो है आप इसमें एक मैनर में यूज़ की जाती हैं, लेकिन जब टेक्निकली देखा जाए तो इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, जब हम स्टूडेंट्स के स्कोर्स हमारे पास आ जाते हैं दैन
हम स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो है हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं, ये एवरेज एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं और ये लो एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं। और या तो हम टेस्ट को इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम देख सकें, ग्रुपिंग कर सकें उन स्टूडेंट्स की जो कि जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ और अदर टाइप की अब डिसेबिलिटी है, जैसे स्पीच हैंडीकैप यानी वो अच्छे से बोल नहीं सकता, यानी कि गूंगा वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, टेस्ट स्कोर की बुनियाद पर जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट या रिजेक्ट, ठीक है, अगर स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है देन फिर भी सिलेक्ट टेस्ट होता है, टेस्ट से जो है वो स्टूडेंट सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन से कंट्रेरी यानी अपोजिट देखें, ठीक है, सिलेक्शन से अपोजिट, ठीक है, अब हमने क्या देख लिया था, फर्स्ट में क्लासिफिकेशन हम इसको ग्रेडिंग स्कोरिंग के बाद करते हैं, सिलेक्शन हम स्कूल में एडमिशन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के वक्त करते हैं, लेकिन जो हम प्लेसमेंट डिसीजंस करते हैं उसमें किसी को भी हम रिजेक्ट नहीं करते। हर स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशनल लेवल्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है, रख लिया जाता है। मिसाल के तौर पर उन्हें कह दिया जाता है कि ये रेगुलर स्टूडेंट्स है जो एवरेज मार्क्स लेता है, ये रेमेडियल यानी काबिल इलाज स्टूडेंट्स है, ये जो लो मार्क्स में आ जाते हैं, या ऑनर्स जो हाई एफिशिएंसी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक ही लेवल पे रख के प्लेसमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है प्लेसमेंट। आगे से नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एवेलुएटिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस को हमने किस तरह से एवेलुएट करना है, किस तरह से कंक्लूड करना है। ठीक है, जो टेस्ट में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आती है वो टीचर को इस चीज़ में मदद करती है कि वो किस मदद करती है कि वो अपने आप को एवेलुएट कर लेता है, अपनी इंस्ट्रक्शन के उसकी जो इंस्ट्रक्शन दिया वो कितनी कामयाब रही है, इस चीज़ को एवेलुएट कर लेता है और जान लेता है कि उसकी टीचिंग जो है वो कितनी अफेक्टिव या काबिल यानी मुअस्सर रही है। ठीक है, एक टीचर ने 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों में एक टॉपिक को कवर किया है। जब उसने उस टॉपिक को कवर कर लिया देन उसने बच्चों का टेस्ट लिया है। जो स्कोर्स बच्चों ने लिए हैं वो शो ऑफ टीचर को करते हैं कि ये स्किल्स जो स्टूडेंट्स ने हासिल कर लिया है और वो इल्म हासिल कर लिया जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो सीखेंगे। लेकिन अगर जो उन्होंने स्कोर हासिल किया वो कम है तो फिर टीचर जो है इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वो जो करंट इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं जो जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन करंटली देता है उसको बरकरार रखेगा या बदल लेगा या फिर टोटली जो है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, आगे से ये तो थे आपके प्रोसेस ऑफ टेस्ट, पर्पसेस ऑफ टेस्टिंग के क्या टेस्ट के पर्पज़ हो सकते हैं, मकासद क्या हो सकते हैं। अब आपके पास एक्टिविटी 2.1 है, आपने अपने एरिया के कुछ स्कूल्स में जाना है और ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने कम से कम 10 टीचर्स का इंटरव्यू लेना है और उनसे पूछना है कि वो क्यों अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, कंसिडर करते हैं कि उनको टेस्ट, उनके रिस्पॉन्सेज आपने ठीक है, जो उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे उनको आपने जो पर्पज ऑफ टेस्ट है उनसे मैच करने हैं कि यानी कि वो किस तरह से क्लासिफिकेशन इनसे इनके पर्पज से जो आपने देन मैच करने हैं, ये आपकी एक्टिविटी है। आगे से हम आप जाते हैं टॉपिक 2.2 पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है, अब हम पहले हमने देखा पर्पज़ ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का क्या मकसद है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या वो उसने एजुकेशनली हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, किसी भी शक के बगैर एजुकेशन जो है एक बमकसद एक्टिविटी है। ठीक है, इस एक्टिविटी का हर जो स्टेप है वो उसका जो है कोई ना कोई ख़ास मकसद है। इसलिए तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि जो हम ऑब्जेक्टिव्स को सीखते हैं वो जो है प्राइम यानी पहला और जो बहुत ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है कि हमने उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो इस चीज़ से रिफ़र करते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट से कि स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएंगे जबकि उनको किसी यकीनी कंटेंट का अगर आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो किस काबिल हो जाएंगे। जैसे कि पिक्चर में देखें, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। ठीक है, स्टूडेंट इस मकाम पर है तो टीचर कहता है कि यू आर हेयर, आप यहाँ आओ, यू नीड टू बी हेयर, आपको इधर होना चाहिए था यानी इससे ऊपर होना चाहिए था। वट नीड्स टू हैपन टू गो फ्राम हेयर टू देयर, क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी करनी पड़ेंगी या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी कि वो जो स्टूडेंट है इधर से इधर चल जाएगा। तो ये जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो है लर्नर या स्टूडेंट्स को जो आप चाहते हैं कि वो कॉम्पिटेंट कहलाने से पहले उसमें ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो कॉम्पिटेंट कहलाए। ठीक है, उन परफॉर्मेंस की डिस्क्रिप्शन को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो इंस्ट्रक्शन का वो रिज़ल्ट है जो आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, जिसका आपने इरादा किया है, ना कि वो जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोसेस ऑफ खुद ही प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो वो रिज़ल्ट है जो पहले से डिस्क्राइब होगा। ठीक है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जो है वो एक यूनिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जो रोल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का वो इंक्लूड होता है, लेकिन वो लिमिटेड नहीं होता इनमें। यानी फर्स्टली ठीक है, फर्स्टली जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो टीचर को हेल्प आउट करती हैं, ये गाइड करती हैं कि उन्होंने कौन सा जो है इंस्ट्रक्शनल कंटेंट या प्रोसीजर्स अप्लाई करना है, उसकी सिलेक्शन करनी है। ठीक है, सेकेंडली ये मदद करती हैं कि इंस्ट्रक्शन को किस तरह से मुनासिब तरीके से एवेलुएट किया जाए, ऐसे कि जाना जा सके कि स्टूडेंट्स ने इसको किस तरह जो है वो कवर किया है। थर्डली ये लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं ताकि वो अपनी जो सलाहियतें हैं जो उन्होंने अपनी एफर्ट्स लगाई हैं उसको ऑर्गेनाइज कर लें ताकि कि वो इंस्ट्रक्शंस का जो है वो इरादे को हासिल कर लें, यानी इंस्ट्रक्शन के इरादे तक या इंस्ट्रक्शन के अज़म को हासिल कर लें कि इंस्ट्रक्शन का क्या जो है वो मकसद है, पर्पस क्या है। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या खसूसियात हैं ये ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, गुड ऑब्जेक्टिव्स में जो है 3 जो है ज़रूरी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि बिहेवियर, क्राइटेरियन और कंडीशंस। ठीक है, फर्स्टली यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, किसी भी लर्नर के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। एक ऑब्जेक्टिव को मस्टली यानी कि लाजमी तौर पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो लर्नर है वो कितना कॉम्पिटेंट हो जाएगा इसको लर्नर के बाद। ठीक है, और लर्नर के बिहेवियर पे जो है इसके डिटर्मिनेशन में कितना डिटर्मिनेशन आएगा या वो कितना बिहेवियर को अपने चेंज कर दे पाएगा। इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि हम जो टर्म यूज़ करें वर्ब की टर्म को यूज़ करें ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट में, जो कि हमें शो ऑफ करे, आइडेंटिफाई करे लर्नर के अंदर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, सेकंड में क्राइटेरियन आ जाता है। क्राइटेरियन के मतलब कि बिहेवियर जो चेंज हुआ है उसका क्या क्राइटेरिया, यानी कितना जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया। ठीक है, सेकंडली जो उसको मतलब कि ये इस पर जोर देना है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है कितनी जो है वो बेहतर हुई है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है वो ना सिर्फ बिहेवियर के चेंज पर जोर देती है या स्टूडेंट्स के, बल्कि जो है वो कितना जो है चेंज उन्होंने किया उस पर भी जोर देती है। इस मकसद के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट उसमें जो है देखा जाता है कि वो कितना जो है वो एक्यूरेट है और कितनी जो है क्वांटिटी या प्रोपोर्शन है कि वो करेक्टली रिस्पॉन्स कर सकते हैं या इसके मुताबिक। आगे से हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, देन इसमें आ जाते हैं कंडीशंस। ठीक है, थर्डली जो होता है कि हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है वो ठीक है ऑब्जेक्टिव थर्डली कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं, किन कंडीशंस में जो स्टूडेंट्स ने सीख सकता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है उनको क्या मौके प्रोवाइड किए गए हैं कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करे, अपने अंदर कॉम्पिटेंसी लाए। क्या जो है लर्नर को दिया गया है या उससे ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी लर्निंग को अकम्प्लिश परफॉर्म करने के लिए करे। मिसाल के तौर पर कंडीशन को इस तरह से स्टेट किया जा सकेगा जैसे कि केस स्टडी में क्या केस स्टडी में कितने जो है कितने तक जाना है, या डायग्राम शो की गई है, या उनको मैप की दिया गया है, या उनको लेक्चर्स को लिसन किया है, या फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन को ऑब्जर्व किया है, या उन्होंने किसी को रीडिंग के थ्रू जो है वो हासिल किया है। तक कितनी कंडीशन जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, अगर आपने क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं तो ये जो तीनों जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये अप्लाई की जानी चाहिए। बहुत से केसेस अक्सर ज़्यादातर केसेस में इनमें से एक या दो एलिमेंट्स को आसानी से जो है अप्लाई किया जा सकता है, या सिंपल स्टेटमेंट्स में जो है वो अप्लाई किया जा सकता है।
थर्ड वन आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो कि 1948 में हुई थी, उसको फॉलो करते हुए, ठीक है, कॉलेज के एग्जामिनर्स, ठीक है, जो कॉलेज में एग्जामिनर्स यानी कि जो एग्ज़ाम्स बनाते थे उसके ग्रुप्स, ठीक है, कॉलेज के एग्जामिनर्स के ग्रुप ने ये कंसिडर किया जाना कि उनको जो है एक सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि हम जब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट यानी जानने के लिए हम क्या एजुकेशनल के लिए जो एजुकेशनल गोल्स हैं जो स्टूडेंट को हासिल करने चाहिए, उसकी ग्रुपिंग करने के लिए एक सिस्टम की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी सालों के बाद जो है इस कोशिश के नतीजे में बेंजामिन ब्लूम्स ने, ठीक है, गोल्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस यानी कि एजुकेशन प्रोसेस की क्या मंजिल है उसको क्लासिफाई करते हुए एक टेक्सोनॉमी को डेवलप किया। ठीक है, उसने दर्जाबंदी की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कैटेगराइज किया, ग्रुपिंग की, ताकि उन क्वेश्चंस को समराइज कर ले, ठीक है, जो कि एजुकेशनल सेटिंग्स पे कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ब्लूम ने 1965 में डिफ़ाइन किया था। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन यानी इस तरीके से जो क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग की थी, उसको हम रेफर करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को। टेक्सोनॉमी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक सेट जो कि क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स है, ठीक है, ऐसे असूल जिनको डिवाइड किया जाता है या स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है, उस का जो सेट है वो टेक्सोनॉमी होता है। जो नीचे दिए गए जो फ्लोइंग 6 लेवल्स हैं वो जो है टेक्सोनॉमी में इंक्लूड होते हैं। वो ये होते हैं, ठीक है, जैसे नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। ठीक है, नॉलेज ये इसकी आगे से हम डिटेल्स बाद में पढ़ देंगे। ठीक है, पहले आ जाते कोग्निटिव डोमेन। ठीक है, ये 1956 में कोग्निटिव डोमेन ब्लूम ने डेवलप की थी। इसमें जो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी कि जो किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करने को कोग्निटिव डोमेन से करते हैं। जैसे कि पहले वो जानता है, फिर उसको कम्प्रीहेंड करना शुरू करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, फिर उसे अप्लाई करता है, उससे एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, एवेलुएट करता है। तो ये हमारे पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे जो पहले लर्न करते हैं, नॉलेज लेते हैं अल्फ़ाबेट्स का, देन उनको ज्वाइन करके डिफरेंट वर्ड बनाते हैं, देन कम्प्रीहेंड करते हैं। ठीक है, फिर उसको डिफरेंट वर्ड्स को जब वो उस वर्ड की रिलेटेड चीज़ को देखते हैं तो वो जान जाते हैं ये वर्ड, ऐसे कलर पेन को देख के जान जाते हैं पेन है, तो वो उस वर्ड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर एनालाइज करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के पेन्स होते हैं, वो पेन्स होते हैं। ठीक है, फिर सिंथेसाइज करते हैं यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसे ब्रेकआउट करके न्यू इन्फॉर्मेशन से जोड़ के नई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, देन इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोग्निटिव डोमेन में आ जाते हैं। इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कि आप रिकॉल या रिकॉग्निश किसी स्पेसिफिक महसूस हकीकत को रिकॉल बार बार बोले या रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, इसमें नॉलेज आ जाता है। ठीक है, आगे प्रोसीडरल पैटर्न यानी कि आप पैटर्न बनाए जिसको प्रोसीजर से चले, ये आपके पास आ जाता है। comprehension और concepts that serves in the development of intellectual abilities and skills, और ऐसे concept यूज़ होते हैं जो कि आपकी intellectual abilities जो होती हैं और skills होती हैं उसको improve करने में मदद करते हैं। ठीक है, इस डोमेन के जो है 6 स्टेप होते हैं। ठीक है, जो सिंपलेस्ट कोग्निटिव बिहेवियर से स्टार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स तक चल जाते हैं, और ये इसके 6 स्टेप ये आपको दिए गए हैं। इनके लेवल को हम ये इस तरह से देख सकते हैं कि इनकी जो डिफ़िकल्टीज़ की डिग्रीज़ के तौर पर हम इनके लेवल्स को देख सकते हैं। इसलिए कि सबसे पहले जो पहले वाली है उसमें मास्टर होना चाहिए ताकि नेक्स्ट स्किल में चल जाए, यानी जो आप न्यू नॉलेज लेते हैं वो पहले आप नॉलेज लेते हैं। ठीक है, फिर आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, देन आप उसको कम्प्रीहेंड करते हैं, तब आप उसको भी मास्टर हो जाते हैं, देन आप उसको अप्लाई करते हैं। जब आप उसमें भी मास्टर हो जाते हैं फिर आप एनालाइज करते हैं उसी नॉलेज जो आपने, फिर आप इसमें मास्टर हो जाते हैं, फिर आप उसको सिंथेसाइज करते हैं यानी तौर के न्यू नॉलेज बनाते हैं, या अब इसमें मास्टर्स हो जाते हैं तो फिर आप इवेलुएट करते हैं। ठीक है, कोग्निटिव डोमेन के बाद आपके पास आ जाती है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन इस तरह से रिलेट करती है कि आप जो है किसी चीज़ों से इमोशनली जो है वो रिलेट करते हैं। जैसे कि फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स क्या होती हैं, किसी के इमोशंस आ जाते हैं,
या वैल्यूज़ वो किसी को कितनी कदर देता है, ठीक है, जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, अप्रिसिएशन, किसी की हौसला अफजाई, एंथुसियाज्म, जज्बात वगैरह, ठीक है, मोटिवेशंस, किसी को उभारने वगैरह, और एटीट्यूड्स जो रवैयात होते हैं, ये अफेक्टिव डोमेन में आते हैं, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आप किसी से रिसीव करते हो, ठीक है, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे कि आप रेडियो में सुन रहे हो तो आप रिसीव करते हो, फिर आप उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हो तो रिस्पॉन्ड करते हो, फिर आप उसको वैल्यू करते हो कि उसको कितनी कदर देते हो, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, देन फिर आप उसको करेक्टराइज बाय वैल्यू, जो आपने वैल्यू किया उस लिहाज से करेक्टराइज करते हो कि इसका को किस में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इफेक्टिव डोमेन क्या है, ठीक है, आप इसमें रिसीव करते हो, देन रिस्पॉन्ड करते हो, फिर वैल्यू करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, देन करेक्टराइज बाय वैल्यू करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, ये फिजिकल होती है और काइनेस्टिक्स स्किल्स पे फोकस करती है, यानी कि पर्सन के फिजिकल स्किल्स पे जो है फोकस करती है। इसमें जो होती है फिजिकल मूवमेंट हो सकती है, कोऑर्डिनेशन, आप इसमें जो ताल्लुकात वो हो सकते हैं, और यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स हो सकती हैं एरियाज, ये हमारे पास साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको में हम स्पीड को ये कर सकते हैं, कौन कितनी तेज़ से जो कर सकते हैं, प्रिसीजन को ये कर सकते हैं, कितना एक्यूरेट काम कर होता है, ठीक है, वो साइकोमेट्रिक डोमेन में आ जाते हैं। डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है कोई, प्रोसीजर्स यानी सेट ऑफ स्टेप्स और टेक्निक्स जो कि एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई की जा सकती हैं, यानी कि वो परफॉर्म करवाने के लिए जो टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। इस डोमेन के जो है 7 लेवल है, वो सिंपल बिहेवियर से जो है मोस्ट कम्प्लेक्स बिहेवियर तक जो है ये डोमेन जाती है। इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो परसेप्शन होता है, पहले आप किसी का परसेप्शन, फिर सेट यानी बनाना, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स और ओवर्ट रिस्पॉन्स, या फिर अडॉप्शन जो है वो इसके जो है लेवल्स होते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो है इन तीनों से रिलेट करती है, यानी 3 एज से रिलेट करती है, यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारा हाथ, 3 एज से जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिलेट करती है, यानी कि ज़्यादातर हमारा हार्ट यूज़ होता है, हैंड यूज़ होता है और हमारा हेड यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में आप रीड करते हैं, कम्प्रीहेंड करते हैं, यानी वो बुक्स से रिलेटेड होता है, देन आप एनालाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में जो है ये आपका फीलिंग्स, इमोशंस से रिलेटेड होता है, आप रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर इसमें वैल्यू देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ये करेक्टराइज बाय वैल्यू करते हैं, ठीक है। ये आपका मेंटल स्किल्स होगी, ठीक है, ये आपकी एबिलिटीज़ हो गई, और साइकोमोटर डोमेन में आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फिजिकल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप इसको बाय कुछ साइकोमोटर स्किल्स जो होती हैं वो बाय नेचर होती हैं, और कुछ आप जो प्रैक्टिस से इसके अंदर को इन्हेंस कर लेते हैं, ठीक है। नोट आगे से आपको दिया हुआ है, जो तीनों ब्लूम्स टैक्सोनॉमीज है, यानी जो कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है या अफेक्टिव डोमेन है, वो बेस्ड करती है एक प्रीमिस पे, यानी कि एक स्टेटमेंट से, जिसको कैटेगराइज किया गया है डिग्रीज ऑफ डिफ़िकल्टीज में, यानी पहले नॉलेज कम डिफ़िकल्टी वाला, देन ये इसको कवर करने के बाद कंप्रीहेंशन में आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है बढ़ती जाती है। तो एक इम्पोर्टेंट प्रीमिस यानी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मतलब वो ये है कि हर लेवल में मस्ट में मास्टर्ड होना चाहिए। अगर आपने नेक्स्ट लेवल में जाना है तो उससे पहले जो उससे पिछला लेवल है उसमें आपको मास्टर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। जो हर डोमेन में जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं लर्निंग डेवलपमेंट के लेवल्स, ठीक है। कोई भी डोमेन हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, अफेक्टिव हो सकती है, साइकोमोटर हो सकती है, और ये जो लेवल्स होते हैं वो जो बढ़ते जाते हैं तो उस तरह से जो है डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। आगे से आपका टॉपिक है राइटिंग कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है ज़्यादातर कॉग्निटिव डोमेन ही यूज़ होते हैं, जैसे कि नॉइंग, कंप्रीहेंशन, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होती है, और कॉग्निटिव डोमेन को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जो कॉग्निटिव डोमेन की है वो बहुत ज़्यादा यानी कि बेसिक यानी पहली इंपॉर्टेंस जो है वो टीचिंग लर्निंग में इस डोमेन को दी जाती है। सो हम इस डोमेन की को डिटेल में देख लेते हैं और इसके देख लेते हैं किस तरह से हमने इस डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स राइट करने हैं, डाउन करने हैं, ठीक है। इस पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। आपको ब्लूम्स हायरार्किकल टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ब्लूम की ऐसी टैक्सोनॉमी जिसको दर्जाबंदी की हुई है, ग्रेड डिवाइड किया गया है,
ठीक है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, ठीक है, इसके ये स्टेप्स हैं। पहले आप नॉलेज सीखते हैं, कम्प्रीहेंशन करते हैं, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेलुएशन, इस तरह से पढ़ते हैं। नॉलेज में आप बार बार रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, बार बार देखते हैं और रिकॉल करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं तो नॉलेज आता है। कम्प्रीहेंशन में आप जो है ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लेवल्स है और इनमें मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। कम्प्रीहेंशन में आप ट्रांसलेट करते हैं या तशरीह करते हैं या एक्सट्रापोलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ फिर से रिजल्ट निकालते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन आ जाता है, इसमें आप मेंटल एक्टिविटी क्या करते हैं, जो अपने जनरलाइजेशन हैं जो पहले से डिफाइन कर दी गई हैं, जिनके रिजल्ट जनरलाइज कर दिए गए हैं, ठीक है। किसी महसूस सिचुएशन में या महसूस एग्जाम्पल में जो आप उस जनरलाइजेशन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप जो पहले से नॉलेज सीख लिया है उसको यूज़ कर लेते हैं। एनालाइज में आपकी मेंटल एक्टिविटी है कि आप जो है किसी भी चीज़ों के बीच जो है रिलेशनशिप्स जो बने होते हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये इसके बीच रिलेशनशिप बन रहा है। सिंथेसाइज में आप क्या कर सकते हैं, आप थ्योरी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं या ग्रुप रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। एवेलुएशन में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लर्न ऑब्जेक्टिव्स की या जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसकी एक्सरसाइज जो है वो एवेलुएशन में कर सकते हैं। जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो इस टेक्सोनोमी में बयान की गई है उसको हम तसलसल के साथ अरेंज करते हैं, कंटिन्यूम अरेंजिंग करते हैं, जिसमें हम लोअर से लेवल यानी कि सबसे पहले जो है नॉलेज हम हासिल करते हैं, देन हम उसकी कंप्रीहेंशन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम उसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं, फिर हम सिंथेसाइज करते हैं, उसको सेपरेट करने के काबिल हो जाते हैं, देन हम एवेलुएशन करते हैं, ठीक है। लोअर से हम हायर तक नॉलेज में पहुंचते हैं, ठीक है, ठीक है। इससे सेम हम जो है इसके लिए हम जो है पिरामिड बिल्ड कर सकते हैं, जो भी हमने देखा है, ठीक है, इस टैक्सोनॉमी में, जिसमें हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सोचना है, ठीक है। पिरामिड के ज़रिए भी हम जो है इसको सोच सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इधर देखा है, ठीक है, ये हमारे पास पिरामिड था, हम इसके ज़रिए से भी जो है बता सकते हैं, ठीक है। जो नॉलेज लेवल थे वो बेसिस यानी कि बेसिस से हायर लेवल पे जाते हैं और हमारी स्किल्स जो हैं वो उस हिसाब से वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। जब एक टीचर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखता है किसी भी चैप्टर के, ठीक है, या फिर किसी भी टॉपिक के, टीचर को ये बहुत ज़रूरी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उसने अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्लियर वर्ब यूज़ करे, जो कि क्लियरली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो कि बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व करना है उसको शो ऑफ करें। और वर्ब हम किसे कहते हैं, किसी कमांड को, काम के करने को वर्ब कहते हैं, कि टू, जैसे कि टू अरेंज करें, इधर आपको बताए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्लियरली शो करे वर्ब, ठीक है। ये आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन वर्ब्स का टेबल दिया हुआ है, ना सिर्फ इसमें जो है लेवल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लेवल्स बताए गए हैं बल्कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है और साथ एक्शन वर्ब्स भी बताए गए हैं कि इसमें क्या जो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल जो होता है वो नॉलेज होता है, ठीक है। नॉलेज इस तरह से करेक्टराइज किया जाता है कि अगर हमने स्पेसिफिक हैं, कोई महसूस चीज़ें हैं या रास्ते हैं, उनकी अवेयरनेस कितनी है और हम उस स्पेसिफिक या महसूस चीज़ों से किस तरह निपटते हैं, किस तरह डील करते हैं, ठीक है। नॉलेज लेवल जो फोकस करता है वो रिकॉल यानी कि जो मेमोरी हमारे पास रिकॉल करती है, देखती है पीछे से, कि लर्नर रिकॉग्नाइज कर सकता है इन्फॉर्मेशन को कि ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है, ये वो वाली, जैसे फेस को देख कर रिकॉग्नाइज कर लेगा लर्नर कि आई किधर है, नोज किधर है, ठीक है। तो आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है, प्रिंसिपल्स असूलों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है जिस फॉर्म में उसने लर्न किए थे, तो वो नॉलेज होता है, ठीक है। आप किसी के नॉलेज को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करते हैं कि उसने हासिल किया। आप बच्चे से कह सकते हैं जिसके नॉलेज को अपने चेक करना है, टू अरेंज, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट चेक करने लगे हैं तो ऐसे कह सकते हैं टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये वो अपने नॉलेज की बिना पर इसे आपको आंसर देगा, ठीक है। या टू डिफाइन, किसी टर्म को डिफाइन करने को कह सकते हैं, टू डिस्क्राइब, किसी टर्म की एक्सप्लेनेशन आप उसे मांग सकते हैं, टू आइडेंटिफाई, जैसे कि आप कह सकते हैं नंबर्स की लिस्ट दें और उन एक बच्चों को कहे कि इवन और इनमें से आइडेंटिफाई करें कि इवन नंबर्स कौन से हैं, तो वो अपने नॉलेज की बिना पर जो है जो उसने लर्न किया वो आइडेंटिफाई करेगा। या टू लिस्ट, आप यानी कि नेम दे दें और उनसे कहें कि अल्फ़ाबेटिकली इन्हें अरेंज करें तो टू लिस्ट आ जाएगा, तो वो भी ये अपने नॉलेज की बिना पर करेंगे। आप कोई डायग्राम दे दें और उनके बच्चों को कहें टू लेबल, तो ठीक है वो भी ये नॉलेज की बिना पर जो है लेबल करेंगे,
टू नेम आप डिफरेंट शेप्स दे दें और उनको कहें कि आप इनके नाम बताएं, तो वो भी अपने नॉलेज जो उन्होंने सीखा हुआ है उसकी बिना पर उसके नेम देंगे। टू ऑर्डर यानी कंपेयर करना है, ठीक है, ग्रेटर कौन सा लेस कौन सा। अगर मैथमेटिक्स में देखें तो ये भी नॉलेज की बिना पर करेंगे। टू रिकॉग्नाइज इनमें से जैसे कि आप डिफरेंट चीज़ें देख लें और उसमें से कह दें कि लिविंग थिंग्स कौन सी हैं तो वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। टू रिकॉल यानी रिमेंबर करें इस चीज़ के बारे में, आप वो बता दें कि टू रिलेट ये चीज़ किससे रिलेट करती है। जैसे कॉलम्स बच्चों को दे दें तो देन उनसे पूछें कि टू रिलेट। टू रिपीट यानी किसी चीज़ को रिपीट करें। टू रिप्रोड्यूस इससे आगे से क्या बन जाएगा वो बताएं। टू स्टेट यानी स्टेट करें, या टू अंडरलाइन जो है अंडरलाइन करें इसमें से कोई भी चीज़ को, तो वो नॉलेज की बिना पर करेंगे। आगे से हमारे पास जो लेवल सेकेंड लेवल आ जाता है वो है कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन जो है नेक्स्ट लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का। इसमें हम चेक करते हैं कि क्या जो बच्चे ने वो नॉलेज को सीख लिया है, क्या स्टूडेंट इस काबिल हो गया कि वो नॉलेज को ट्रांसलेट कर सके, कंप्रीहेंड कर सके, या फिर उसकी तशरीह कर सके अपने नॉलेज की बिना पर, ठीक है। इसको आप किस सेक्शन वर्ड से कहेंगे? टू चूज़, ठीक है। बच्चों को कहेंगे अगर वो टू चूज़ इसमें से चूज़ करें कि अगर आपने लेट्स सपोज एक एक्टिविटी बच्चों को करवानी है, उन्होंने कहना है कि आपने टी बनानी है, ठीक है, तो उसके सामने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स रख देने हैं, तो वो उसे नॉलेज की बना पर तो वो चूज़ करेंगे और उसे कंप्रीहेंशन से जो है वो अपनी टी बना देंगे, ठीक है। टू कंपेयर यानी कंपेयर करें, यानी कंट्रास्ट यानी डिफरेंस फाइंड करने में, यह कंप्रीहेंड में आ जाएगा। टू क्लासीफाई यानी डिफरेंट चीज़ों को आप डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करें, जैसे आप मैमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें दे दें और उन्हें कहें कि कैटेगराइज करें कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये क्लासीफाई करें। या टू डिस्क्राइब करें, या टू शो डेमोस्ट्रेट किसी चीज़ को शो करें, या टू डिटरमाइन बताएं किसी चीज़ को। टू डिस्कस किसी चीज़ के बारे में बातचीत करें। टू डिस्क्रिमिनेट सबको, ठीक है। टू एक्सप्रेस शो ऑफ करना है। टू आइडेंटिफाई जानना है। टू इंडिकेट ये भी शो ऑफ करना है। टू इंटरप्रेट ये भी शो ऑफ हमने करना है। टू लेबल यानी कि कोई डायग्राम लेबल करने को कह दिया जा सकता है अपनी कंप्रीहेंशन की बिना पर। अब टू लोकेट किसी चीज़ को लोकेट करना। टू पिक किसी चीज़ को पिक करना, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर आप अपनी कंप्रीहेंशन को बच्चे की चेक कर सकते हैं। टू रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। टू रिलेट किसी चीज़ से रिलेट करना। टू रिपोर्ट करना। टू रिस्पॉन्ड किसी चीज़ पे एक्शंस करना। टू स्टेट यानी उसका सेकंड जो है वो लिखना। टू रिव्यू दोबारा से रिव्यू देना। टू सेलेक्ट करना। टू टेल कहना, या टू ट्रांसलेट यानी तर्जमा करना, ठीक है। आगे से हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन जो होता है वो यूज़ ऑफ नॉलेज होता है। एप्लीकेशन जो होता है बेसिकली हम नॉलेज को यूज़ करते होते हैं, उससे हम यूज़ करते हुए अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट इस काबिल हो गया कि वो जो नॉलेज उसने लिया है वो अप्लाई न्यू सिचुएशन में उसे अप्लाई कर सके। ये किसी थ्योरी की एप्लीकेशंस भी हो सकती है जो कि हमने हमारी डेली रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हो, ठीक है। एक स्टूडेंट क्या करता है, सिलेक्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है और डाटा को यूज़ करता है और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है ताकि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके, ठीक है। आगे से एप्लीकेशन के बाद हमारे पास हम इसके वर्ब्स देख लेते हैं, ठीक है। जो कमांड हम किस तरह से बच्चे को कह सकते हैं, हम कह सकते हैं टू एनालाइज, गौर से देखें, टू अप्रेस, ठीक है। टू अप्रेस यानी तहमीना लगाना, जानना। टू कैलकुलेट किसी चीज़ को मैयर करना, आंसर एंड कंक्लूजन निकालना है। टू कैटेगराइज किसी की कैटेगराइज करना, कैटेगरीज में करना, ठीक है, इनकी कैटेगरीज बनाना। टू कंपेयर करना, कंक्लूड निकालना, या कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस फाइंड करना, क्रिटिसाइज तनकीद करना, डिटेक्ट देखना, डिबेट यानी कि आपने इस पे डिबेट यानी रिमार्क्स ही आ जाएगा। टू डिटरमाइन करने को कहना बच्चों को। टू डेवलप किस चीज़ को बनाने को कहना। टू डिस्टिंग्विश डिफरेंस करना। टू डिड्यूस, ठीक है, नतीजा निकालना है। टू डायग्राम बनाना। टू डायग्नोस किसी को सही करना। टू डिफ्रेंशिएट किसी के बीच डिफरेंस करना। टू डिस्क्रिमिनेट इम्तियाज़ करना। टू एस्टिमेट किसी चीज़ का आप एस्टिमेशन लगाते हैं अपने से जो है आंसर को एक्सपेक्ट करना है वो एस्टिमेट हो जाएगा। टू एग्जामाइन किसी चीज़ को एग्जामाइन करना है। टू वैल्यूएट किसी चीज़ को सॉल्व करना है। टू एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है। टू इन्वेंट्री, ठीक है, आप कह सकते हैं किसी की फहरिस्त बनाएं, ठीक है, कंटेंट्स वगैरह बनाना, ठीक है। टू इंस्पेक्ट किसी चीज़ को जज करने को कहना बच्चे को। टू रिलेट किसी चीज़ को रिलेट करने को कहना, सॉल्व करने को कहना या टेस्ट करने को कहना, या फिर बच्चों को कहना कि आप क्वेश्चन जो है वो करें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस जो होता है एक क्रिएटिव एक्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास नॉलेज की टेकिंग होते हैं, हम इसमें नॉलेज लेते हैं, बच्चे को कहते हैं नॉलेज ले और जो है कोई न्यू चीज़ जो है वो क्रिएट करें, पुराने से नॉलेज से जो है न्यू चीज़ जो है वो क्रिएट करें,
ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्टिव प्रोसेस, जिसमें वो कोई नई चीज़ बनाते हैं, ना कि किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं। ठीक है, एनालाइज में ब्रेक करते थे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो होते हैं देखते हैं और ढूंढते हैं और कंबाइन करते हैं आइडियाज़, ताकि वो एक न्यू आइडिया जो है वो जनरेट कर सके। ठीक है, आप बच्चों को इनकी कमांड दे सकते हैं, कह सकते हैं अरेंज करें, असेंबल करें। ठीक है, टू कलेक्ट करें, टू कंपोज करें, एक फ़ाइल बनाएं किसी चीज़ की, या रिपोर्ट तैयार करें, कंस्ट्रक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूट करें। कॉन्स्टिट्यूट यानी किसी चीज़ को बनाएं, टू क्रिएट करें, टू डिज़ाइन करें, टू डेवलप करें, टू डिवाइस करें, या टू डॉक्यूमेंट करें, किसी पे डॉक्यूमेंट बनाएं, या टू फॉर्मुलेट करें, टू मैनेज करें, टू मॉडिफाई चेंज करें, टू ओरिजिनेट करें, यानी कि किसी चीज़ को बताएं की तरह, टू ऑर्गेनाइज करें, प्लान करें, प्रिपेयर करें, प्रिडिक्ट करें, प्रोड्यूस करें, पर्पस करें, रिलेट करें, या रिकन्स्ट्रक्ट करें। ठीक है, या सेटअप करें। ठीक है, या फिर स्पेसिफाई करें, या सिंथेसाइज करें, या सिस्टम रियल्स करें, या किसी को टेल करें, या फिर आप ट्रांसमिट करें, यानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाएं, ट्रांसमिट करें। ठीक है, इवैल्यूएशन के आगे से हमारे पास इवैल्यूएशन आती है। ठीक है, इवैल्यूएशन जो होती है वो एक जजमेंट होती है। आप किसी के बारे में जजमेंट करते हैं या फिर आप डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसमें जो है वो अप्रेज करता है, किसी चीज़ की अप्रेज बनाता है, या असेस करता है, या फिर जो क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया उसे दिया होता है उसकी बिना पर जो है वो इस तरह से करता है। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, टू अप्रेज यानी किसी चीज़ को जांचना, आर्ग्यू करना, असेस करना, अटैच करना, चूज़ करना, कंट्रास्ट डिफरेंस करना, कंसीडर करना, क्रिटिक तनकीद करना, डिसाइड करना, डिफाइन किसी को बचाना, एस्टिमेट करना, इवैल्यूएट करना, टू जज करने को कहता है, टू मेजर करना, टू प्रिडिक्ट करना, टू रेट करना, टू रिवाइज करना, टू स्कोर करना, टू सिलेक्ट करना, सपोर्ट करना, स्टैंडर्डाइज करना, वैलिडेट, टू वैल्यू करना या टेस्ट करना, ये सब आ जाते हैं इवैल्यूएशन के प्रोसेस पे। ठीक है, ये आपके पास सोर्सेज हैं, इससे आप पढ़ के और इसके मतलब जान सकते हैं। आगे से एक्टिविटी आपके पास 2.2 है। आपने 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स बताने हैं फॉर दिस यूनिट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या थे। ठीक है, इसके आपको डिस्क्रिप्शन में इसके जो ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट जो इस काबिल हो जाता है कि वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। आप दो आपने को बताने हैं, और इसके लिए आप एक्शन वर्ब ये यूज़ कर सकते हैं बच्चों को कि रिलेट करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपके एक्शन वर्ब हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी एक्टिविटी जो हो जाता है वो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो होती है वो क्लासिकल बेसिक अमूमी तौर पर जो है नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स को स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग के तौर पर बताती है। यानी कि ये हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे एटीट्यूड्स हैं, जो हमारे स्किल्स हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, ये बहुत जो है सिंपल है, क्लियर है, वाज़ेह है और एक मुकाबले से मादर है, ताकि इससे हमारे लिए एक्सप्लेनेशन भी आसान हो सकती है। हम इजली एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चे को, क्योंकि लेवल वाइज हमने एक्सप्लेन करना है, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसकी एप्लीकेशन उसे अप्लाई करना है टीचिंग ट्रेनिंग मेथड्स में, और लर्निंग आउटकम्स जो है वो लेना वो भी आसान हो जाता है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो हमें प्लान करने का, डिज़ाइन करने का, असेस करने का, इवेलुएट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस करने का जो है वो एक एक्सलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस मॉडल में आपको चेकलिस्ट दी जाती है। ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन प्लान की गई है ये नेसेसरली बच्चों को डिलीवर्ड हो रही है। ठीक है, ताकि उनकी डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये आ जाता है इसमें। आगे से हमारे पास आ जाती है ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ये यानी कि एंडरसन और डेविड कर्टवाल ने बाद में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखा और उसमें जो चेंजिंग की थी। ठीक है, 1990 में की थी और वो पब्लिश हुई थी 2001 में। ठीक है, इसमें जो है कीवर्ड्स जो है वर्ब यूज़ हुआ था, जैसे हमने टेबल में लिखा था ना वर्ब यूज़ हुआ, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नाउन्स यूज़ हो रहे थे। इस समझो के काम करने वाले नहीं ऑब्जेक्ट होते, यानी सब्जेक्ट यूज़ हो रहे थे। लेकिन एंडरसन, लॉरेन एंडरसन और डेविड कर्टवाल ने इसमें को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक्शन यूज़ होने लगे। ठीक है, एक्शंस वर्ब काम करना को कहते हैं, तो वो एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमने कैटेगराइज किया और उसको रीअरेंज किया सीक्वेंस को टैक्सोनॉमी में। ठीक है, पहले ब्लूम्स की पहली टैक्सोनॉमी में हमारे पास इस तरह से था कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन। लेकिन जब हमने रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी की थी तो उसमें जो
लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रॉथवेल ने इसकी रीअरेंजमेंट कर दी। नॉलेज को नॉलेज की जगह पर रखने दिया, कॉम्प्रिहेंशन भी सेकंड नंबर पे आ जाता है, एप्लीकेशन थर्ड नंबर पे, एनालाइजिंग फोर्थ नंबर पे। लेकिन वैल्यूएशन और सिंथेसिस की जो है ना जगह चेंज कर दी, वैल्यूएशन पहले कर दिया और सिंथेसिस जो है वो बाद वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक है, इनको उन्होंने इंक्रीजिंग आर्डर में किया था। नॉलेज लोअर आर्डर थिंकिंग स्किल्स से जो है हायर आर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, लोअर आर्डर क्या हो जाएगा, नॉलेज। ठीक है, ठीक है, लोअर ऑर्डर क्या, सबसे पहले रिमेंबर करेंगे, फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जो है वो चले जाएगा। ठीक है, आगे से आपने ओरिजिनल और वाइल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसकी ऑर्डरिंग में ही डिफरेंस आ जाता है। और बताइए कि ये जो चेंजेस की गई थी ये ज़रूरी थी, अगर ज़रूरी थी तो क्यों ज़रूरी थी। ठीक है, हाँ तो ज़रूरी थी क्योंकि हम जब पहले इवेलुएट करेंगे तो हम कोई चीज़ न्यू क्रिएट करेंगे ना, अगर हम पहले ही क्रिएट कर लेंगे तो देन हम एवेल्यूशन कैसे चेक करेंगे, तो इसलिए भी जो है वो ज़रूरी आ जाता है। अब हमारे पास टॉपिक आ जाता है 2.4 डिफाइनिंग लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लर्निंग आउटकम्स को देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन दोनों को सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है, यानी कि सिनोनिम्स कहते हैं कि किसी भी चीज़ का मुतरादिफ मीनिंगली यूज़ किया जाता है, हालांकि ये मीनिंग नहीं होते। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस काबिल हो जाए कि वो लर्निंग एक्टिविटी करने के बाद वो इसको काम में ला सके। ठीक है, जो सबसे मेजर डिफरेंस है लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, जो भी कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स या कोर्स के आउटकम्स होते हैं वो ये होता है कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो इस इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को क्या दिया जा रहा है, और आउटकम उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, और लर्निंग भी आउटकम्स इस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किस तरह से जो है इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को शो ऑफ करता है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या होगा कि क्या स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और लर्निंग आउटकम्स फोकस करता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर उस ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से कितना जो है वो चेंज हुआ है, और कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे से डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स हमें आज दी जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स की जो डेफिनेशंस है वो है। ठीक है, आज हम 2004 में डिफाइन की थी लर्निंग आउटकम्स को इस तरह से। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि लिखी जाती हैं और बताया जाता है कि एक जो स्टूडेंट वो सक्सेसफुली अगर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस काबिल हो जाएगा कि उस कोर्स को या उस क्वालिफिकेशन को अंडरस्टैंड कर दे सकेगा, तो वो लिखी जाती हैं। ठीक है, कि ये करने के काबिल हो जाएगा। द क्रेडिट कॉमन अकॉर्ड फॉर बेस्ड में लर्निंग आउटकम्स की जो डेफिनेशन थी वो ये डिफाइन की गई कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें लिखा जाता है कि जो लर्नर्स है जिसको हमने सिखा रहे हैं वो क्या हम चाहते हैं कि वो क्या जाने, क्या समझे और क्या करे एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू वो जो है वो क्या करे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर 2007 ने डिफाइन किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर ने। ठीक है, कि लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जो कि स्टूडेंट शो करता है ताकि वो अपने मॉड्यूल या अपने कोर्स को कंप्लीट करने में जो एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है, वो लर्निंग आउटकम्स होते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स जो है लेवल ऑफ लर्निंग से रिलेट करते हैं कि एक स्टूडेंट की लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, वो किस तरह से लर्न करता है। ठीक है, वो ठीक है शो करता है कि कितना जो है नॉलेज में इंक्रीज होगा बच्चे की, और क्या स्किल्स जो है वो स्टूडेंट से करने के काबिल हो जाएगा, और क्या चीज़ जो हम स्टूडेंट से असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि उससे ये असेस किया जा सके। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स में जो डिफरेंशिएट्स है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स वो अक्सर जो है एक ही मीनिंग पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो सेम वर्ड्स नहीं है। ठीक है, इन्होंने सिंपल अल्फाज में कहा हुआ है कि लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टीचिंग से कंसर्न करते हैं। ठीक है, और टीचर्स की जो तवज्जो से कंसर्न करते हैं, जबकि लर्निंग आउटकम्स हैं वो स्टूडेंट की लर्निंग से कंसर्न करते हैं। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचर और टीचिंग से कंसर्न करते हैं, और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो स्टूडेंट ने परफॉर्म करके दिखानी होती है, तो वो स्टूडेंट की लर्निंग से जो है कंसर्न करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स हैं वो इस सेम यूनिट में लिखे जाते हैं। फॉर फर्दर चेक हम जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, 3 स्टेप में आ जाता है कि लर्निंग आउटकम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों जो है वो ज़रूरी है।
ठीक है। लर्निंग आउटकम्स जो होता है टीचर्स को इस चीज़ में मदद करते हैं ताकि वो अच्छे से स्टूडेंट को डिस्क्राइब करें कि क्या स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वो लर्निंग आउटकम्स को क्लियरली स्टेट कर सकें। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स क्यों जरूरी है उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सके, वो उन्हें पता लग जाए, बच्चों को पता लग जाए कि वो किस जगह पर खड़े हैं और कुरिकुलम जो होता है वो उनके लिए बिल्कुल सामने क्लियर जो है उनके सामने नज़र आए। ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर दें स्टूडेंट के सामने ताकि वो पता लग जाए कि वो किस तरह से जो है इस कोर्स या लेक्चर को वो हासिल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर को भी हेल्प करता है कि उसने, ठीक है, टीचर को या इंस्ट्रक्टर को हेल्प करता है कि उसने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है या किस मेथड से जो है वो टीचिंग करनी है। फॉर एग्जांपल उसने लेक्चर कैसे देना है, सेमिनार कैसे करवाना है। ठीक है। स्टूडेंट सेल्फ पेस्ड, ठीक है, यानी क्लास क्या हो सकती है, स्टूडेंट सेल्फ पेस्ड, इंस्टीट्यूट को किस तरह से खुद मुहैया करना है या किस तरह से लेबॉरेटरी क्लास लेनी है। ठीक है। इसमें जो है लर्निंग आउटकम्स जो है वो इंस्ट्रक्टर को हेल्प करता है। ठीक है। ये बहुत क्लियरली आपने सेंस बनानी है कि आपने जो आउटकम्स आए हैं उनको टीचिंग स्ट्रेटजी से जो है वो मैच कर देना है। ठीक है। आपने ये लर्निंग आउटकम जो है इंस्ट्रक्टर को बहुत क्लियरली हेल्प आउट करते हैं कि वो किस तरह से अपने कोलीग्स को देखेंगे किस तरह से एक महसूस एक्टिविटी जो है वो डिज़ाइन की जाती है ताकि उसको ये आउटकम्स जो है वो हासिल किए जा सकें। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स के थ्रू हम जो है एग्जामिनेशन इस तरह से सेट करते हैं कि जो हमने कंटेंट डिलीवर किया उसके अकॉर्डिंग जो है वो एग्जामिनेशंस हों। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स जो है हमारे पास मुनासिब जो असेसमेंट स्टेजेस होते हैं, मुनासिब तरीके से जो हम असेसमेंट करते हैं बच्चों की, ठीक है, उसकी सिलेक्शन यानी मुनासिब सिलेक्शन के लिए भी जो है लर्निंग आउटकम जो है वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। क्या डिफ्रेंशिएट है ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स, आपने रेलिवेंट एग्जांपल से इनका डिफ्रेंशिएट बताना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टीचर और टीचिंग से रिलेट करता है और जो आउटकम है वो स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस से करता है। ठीक है। अब जैसे एक कोर्स है, आप एक एग्जांपल ये दे सकते हैं, कोर्स है, ठीक है, एक उसका यूनिट है, उसके लर्निंग आउटकम्स डिफाइन होंगे तो वो टीचर को पता होगा कि इसने किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, किस तरह से अपने बच्चों को टीच करना है ताकि वो आउटकम अचीव करवाने में स्टूडेंट की हेल्प आउट कर सके। और एक स्टूडेंट होगा वो जब वो उसको अचीव कर लेगा तो वो लर्निंग वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे टीचर के लिए। ठीक है। उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है तो देन जो हासिल कर लेगा बच्चा वो उसके लर्निंग आउटकम होंगे। ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो सकता है। आगे से हमारे पास आ जाती है सोलो टैक्सोनॉमी। ठीक है। लर्निंग आउटकम्स में सोलो टैक्सोनॉमी, इसमें एस जो है वो स्ट्रक्चर है, ओ जो है ऑब्जर्व्ड है, एल लर्निंग है, आउटकम्स है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्व्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि सोलो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। सोलो टैक्सोनॉमी को बिग्स और कोलिस ने डेवलप किया था। ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया था बिग्स और टैंग ने 2007 में दोबारा से। ठीक है। ये टैक्सोनॉमी पंजाब में दोबारा यूज़ की जाती है असेसमेंट के लिए। ठीक है। बच्चों को चेक करने के लिए। ठीक है। ये इस टैक्सोनॉमी के लिए हम, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है। जो ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स है जो हमने हासिल करना है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये लेवल ऑफ करते कि किस तरह से जो है स्टूडेंट के कम्प्लेक्स लेवल को बढ़ाया जाए ताकि वो उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करता रहे। ठीक है। तो उसके लिए हम 5 स्टेजेस डिफाइन की गई हैं। ठीक है। ये कहा जाता है कि ये कि हर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट एरिया के लिए जो है ये एप्लीकेबल है, ना सिर्फ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है 5 स्टेजेस से नहीं गुजर सकते ऑफ कोर्स, और ना ही सब टीचिंग्स जो होती हैं वो इन 5 स्टेजेस से गुजर सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्री स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है। प्री स्ट्रक्चर में हम कंसिडर करते हैं कि एक स्टूडेंट्स हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है ऐसे हासिल किए हैं, नॉलेज या इंफॉर्मेशन के टुकड़े हासिल किए हैं कि उनको पता नहीं है कि इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और उनके जहन में इसकी कोई सेंस नहीं बन सकी। ठीक है। यूनिट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये, ठीक है, एक सिंपल सा या फर्जी या ऑब्वियस यानी रियली क्लियरली कनेक्शंस जो है वो उसको बनता हुआ स्टूडेंट को नज़र आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि वो उसने किस तरह से क्या पता लगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। मल्टी स्ट्रक्चर, एक स्टूडेंट के जहन में बहुत सारे कनेक्शंस बनते हुए नज़र आते हैं। ठीक है।
लेकिन उसे एक बड़ा कनेक्शन जो है वो नहीं समझ आता। बहुत सारे कनेक्शन नज़र आ रहे होते हैं, जो मेजर कनेक्शन है, मीटा कनेक्शन, वो उसे समझ नहीं आता। तो इस तरह से उसकी होल की जो इम्पोर्टेंस है उसके ज़हन में नहीं बन सकती। ठीक है, रिलेशनल लेवल। ठीक है, रिलेशनल लेवल में स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो साथ साथ उनके कनेक्शंस को देखने के साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंस के किस सबकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी जान जाता है। ठीक है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। ठीक है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल में ना सिर्फ जो स्टूडेंट है वो अपना कनेक्शंस अपने सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड कनेक्शन देखता है, लेकिन आल्सो जो है इससे हट कर भी देखता है, और इस काबिल हो सकता है कि वो जनरलाइज कर दे जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो उसने किया उसको जनरलाइज करके बता दे, और जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल है, उनको ट्रांसफ़र कर ले, और एक महसूस मिसाल के लिए आइडियाज़ को जो है वो अंडरलाइन कर दे। ठीक है, इसका मतलब हो गया एक्सटेंडेड एक्सट्रैक्ट में स्टूडेंट जो है अपने सब्जेक्ट से हट कर देखता है, और वो इस काबिल हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक या मिसाल से जो है आइडियाज़ होते हैं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को उसूलों को ट्रांसफ़र कर सकता है, और साथ उसको जनरलाइज करने के भी काबिल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने सोलर टैक्सोनॉमी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख रही है तो आप इस वेबसाइट में जो आपको दी गई है इधर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे से हम 2.5 टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट आउटलाइन। ठीक है, आपने कंटेंट की आउटलाइन किस तरह से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कंटेंट की आउटलाइन बनाने से पहले कि कंटेंट क्या है। ठीक है, इस मकसद के लिए आपने देखना है कि कंटेंट ज़्यादातर किस चीज़ से डील कर रहा है और इसमें क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड है, क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने जो जनरल साइंस का टेस्ट लेना है वो उसमें क्या इंक्लूड करेगा, डायग्राम्स यानी पिक्चर्स, और डिफरेंट प्लान किस डायग्राम्स इंक्लूड करेगा, डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े और एनिमल्स या लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स की जो है पिक्चर इंक्लूड करेगा, जो उसका टोटल मिलकर एक टेस्ट बना लेगा। ठीक है, साइकोमोटर टेस्ट के लिए जैसे कि आपने जो है लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट कराना है। ठीक है, उसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट के लिए उसके लिए टूल्स चाहिए होंगे आपको। ठीक है, एक मौसर तरीके के लिए आपने कंटेंट जो देना है वो जो है स्टेटमेंट्स की सीरीज़ होनी है, यानी कि स्टेटमेंट्स काफ़ी सारी होनी है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज़ करेंगे और अपना आंसर देंगे कि कौन सा जो है वो बेस्ट है। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स ने डेवलप किए होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो ज़्यादातर जो टेस्ट स्टूडेंट के लिए जाते हैं वो टीचर उन टीचर्स ने बनाए होते हैं जो कि ऑलरेडी उनको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं जिसका उन्होंने टेस्ट बनाया होता है। इसलिए कि उन टीचर्स के लिए कि उन्होंने क्या जो है टेस्ट के लिए चीज़ें सेलेक्ट करनी है, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है और किस तरह से कंटेंट को प्रिपेयर करना है। ये भी टीचर के किस टाइप का टीचर डिसीजन करता है उस पर डिपेंड करता है, ताकि जो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन करता है उस पर जो है डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टेस्ट जो है वो डिसाइड करता है। अगर टेस्ट का मकसद जो है वो अपने टीचर ने अपनी इंस्ट्रक्शन को इवेलुएट करना है, जज करना है, ठीक है, तो फिर जो आपका कंटेंट जो आपने टेस्ट के लिए कंटेंट दिया है रखना है वो आपने बच्चों की एज को मद्देनज़र रखते हुए देखना है। अगर आपका टेस्ट जो है वो अपने बच्चों से इसलिए लेना है कि वो डिसीजंस बना सकें, ताकि सिलेक्ट कर सकें कौन सा कंटेंट जो है वो नेचर में प्रोडक्टिव है यानी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो एक प्रोग्राम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, टीचर को इस बात में के लिए मस्ट अवेयर होना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो देता है, ठीक है, आइटम्स जो टेस्ट के लिए सिलेक्ट की जाती हैं वो उसके इंस्ट्रक्शन मटेरियल से होनी चाहिए, जैसे टीचर इंस्ट्रक्शन देता है जो कि टीचर जो है ड्यूरिंग टीचिंग करते हुए जो है उसको कवर करता है। ठीक है, आपने एग्जामिनेशंस में अक्सर बच्चों से मुंह से ये सुना होगा, मुंह से बोलते हुए ये सुना होगा, टेस्ट वाज आउट ऑफ कोर्स, यानी कि जो टेस्ट है वो कोर्स से बाहर से आया है। इसका मतलब है कि टीचर ने जब बच्चों से टेस्ट लिया उसने कंसीडर नहीं किया कि उसने कंटेंट जो उसे पढ़ाया उससे रिलेटेड टेस्ट लिया है कि नहीं। ठीक है, जो आइटम्स टेस्ट में इंक्लूड हैं, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि वो आपने जिस टाइम पे इंस्ट्रक्शन दिया उस टाइम पे वो कवर नहीं की गई। ठीक है, जैसे पुअर रिप्रेजेंटेटिव्स का ये हो सकता है। ठीक है, आपने ये कंटेंट पढ़ाया है और आपने टेस्ट में ऐसे डाल दिया, ठीक है, कि आपने कुछ जो है पढ़ाया उसमें से डाला है और कुछ ऐसे डाल दिए जो नहीं पढ़ाया।
ठीक है। इनएडुकेट यानी नामुनासिब रिप्रेजेंटेटिव ये है कि आपने जो कंटेंट पढ़ाया बिल्कुल उसी में से जो है आपने उसके बीच में से जाकर जो है वो टेस्ट डाल दिया है। ठीक है। और इनएडुकेट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक और नामुनासिब है कि आपने जो कंटेंट आज किया उसके जो साइड्स वाले जो है आपने जो टेस्ट आइटम्स हैं वो ये रखे हैं कि जो ऊपर ऊपर साइड्स वाली चीज़ें हैं उसको जो है वो आपने रख दिया है। ठीक है। और कम्प्लीटली इनएडुकेट रिप्रेजेंटेटिव ये होगा कि आपने जो कंटेंट पढ़ाया, आपने जो टेस्ट आइटम्स रखे हैं वो बिल्कुल ही उसमें से कुछ कुछ कंटेंट्स में से आ रहा है और कुछ बिल्कुल ही उसमें से बाहर है। और एडुकेट रिप्रेजेंटेटिव में से होगा कि आपने जो कंटेंट पढ़ाया आपने सारे के सारे टेस्ट, मुनासिब तो यही है जो आपने कंटेंट पढ़ाया जो सारे टेस्ट लिए जाएं वो उसी के बीच में से आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए जाएं। ठीक है। इन्होंने ये बताया कि ये सब्जेक्ट एरिया सोशल स्टडीज़ का और इसमें जो टेस्ट लिए गए हैं वो ये हैं। ठीक है। तो ये उसको शो किया। ठीक है। एडुकेट हमारे पास मुनासिब है। ठीक है। और आगे से हमें क्या कहता है, ठीक है, बताता है 2.3 में यानी कि 2.5 में हमें देखा जाए तो आपने ये हमारे पास टेस्ट है, ये कंटेंट है। ठीक है। आपने कंटेंट में से ये इनएडुकेट इसलिए है कि पुअर रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि इनएडुकेट नाम मुनासिब नहीं है, पुअर है। आपने एक टेस्ट लिया और वो भी आपने बस इसमें से कंटेंट डाला और उसमें थोड़ा, और ये बिल्कुल इनएडुकेट नाम मुनासिब सी बात है। आपने 2 टेस्ट लिए हैं बस और इसमें भी आपने 2 ही लिए हैं। ठीक है। तो देन आपने इधर बहुत सारे टेस्ट तो लिया लेकिन कोई कंटेंट से लिया ही नहीं, तो ये भी नामुनासिब सी बात है। आपने ये एडुकेट है, मुनासिब है कि जो आपने कंटेंट पढ़ाया उसमें से आपने मैक्सिमम जो है वो टेस्ट ले लिए हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि जो कंटेंट जिससे आप टेस्ट आइटम्स जो है आपने लेनी है, ठीक है, वो डिफाइंड होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है। हमारी सेटिंग में जो नॉलेज है, जो इल्म है, जो बिहेवियर है या जो स्किल्स हैं उसको मेजर किया जाना चाहिए और डेवलपमेंट टास्क को जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स बनाना चाहिए। ठीक है। इसके नतीजे में जो है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा ही कम्प्लेक्स बना देते हैं तो फिर जो असेसमेंट है वो अनरिलायबल रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी यानी अच्छे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी। इसलिए जो एक अच्छा टेस्ट है वो शो ऑफ करता है कि आपने जो कंटेंट पढ़ाया है उसकी जो मैक्सिमम जो है वो मिले। ठीक है। टेस्ट वही अच्छा होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो पूरे कंटेंट का, यानी हर कंटेंट के हर पार्ट में से उसका कुछ ना कुछ डाला जाए। ठीक है। इसलिए ये जो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कंटेंट की आउटलाइन को प्रिपेयर करे जो कि उसने इंस्ट्रक्शंस के टाइम जो है वो कवर करनी है। ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने किस तरह से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और किस तरह से इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना है। ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो हासिल करना है उससे गाइड किए जाने चाहिए। ठीक है। हर एक को मस्टली जो ऑब्जेक्टिव्स यानी यूनिट्स के क्या आउटकम्स हैं उसको कंसिडर करना चाहिए इससे पहले कि वो जो कंटेंट को सिलेक्ट करे और साथ ही साथ जो है टेस्ट को डिज़ाइन करें। ठीक है। ये अबव डिस्कशन से क्लियर है कि जो आउटलाइन है टेस्ट की वो इन प्रिंसिपल्स पे बेस करनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट है कि पर्पस ऑफ द टेस्ट यानी पर्पस ऑफ टेस्ट होना चाहिए कि वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो कि बच्चे को रिकवर करे, उसमें क्लासिफिकेशन होनी चाहिए यानी जो टेस्ट है वो कंटेंट के डिफरेंट पार्ट से आना चाहिए, प्लेसमेंट होनी चाहिए और उसे जॉब एम्प्लॉयमेंट का जो है के लिए जो टेस्ट हैं इसलिए किए जाते हैं। ठीक है। प्लेसमेंट के लिए किसी जगह में हायरिंग के लिए किए जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द नॉलेज यानी कि जो टेस्ट होता है उसको इस असूलों पर उतरना चाहिए। वो किसका होना चाहिए कि वो नॉलेज, बिहेवियर और स्किल डोमेन का वो सैम्पल होना चाहिए जो कि मेजर की जानी है। ठीक है। रेलिवेंसी ऑफ द टॉपिक विद द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि आप जो जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उससे वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है। जो कंटेंट उसके बीच है उसकी लैंग्वेज जो है वो उस जिससे हम टेस्ट ले रहा जा रहा है उसकी एज और उसके ग्रेड लेवल के साथ होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और उसमें जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो डेवलप होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। ऐसे टेस्ट जो कि क्राइटेरिया को मिलता है जो कि ऊपर लिखे गए हैं उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, वो एक मुनासिब और वैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि किसी भी पर्सन के लिए जो है अच्छी डिसीजन
लिया जा सके। इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्टिविटी की तरफ आते हैं। एक्टिविटी 2.5 है, ठीक है। एक्टिविटी 2.5, ठीक है। आपने एलिमेंट्री स्कूल, अपने एरिया के किसी एलिमेंट्री स्कूल में जाना है, ठीक है। 6th क्लास के किसी भी वो टेस्ट जो कि टीचर ने डेवलप किया, आपने उसके क्वेश्चन पेपर लेना है, ठीक है। देन आपने चेक करना है कितनी आइटम्स उसके क्वेश्चन पेपर में वो कंटेंट से रिलेट कर रही हैं, और कितनी आइटम्स जो है वो टेस्ट जो कंटेंट कवर किया गया है टेस्टिंग पीरियड के लिए वो उससे रिलेट नहीं कर रही हैं। क्या जो टेस्ट है वो पूरे कंटेंट के निचोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर पार्ट से उसका कोई ना कोई पार्ट आया है। क्या वो जो टेस्ट है वो जो जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया है उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। एक्सप्लेन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपने इसके जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे आपने उसको अपने क्लासमेट से शेयर करना है और ओपिनियन लेने हैं, ताकि अपनी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर लें जो कि इस यूनिट नंबर 2 में किए गए हैं, ठीक है। उसको क्लैरिफाई करने के टेस्ट के मुताबिक आगे से 2.6 हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो किस तरह से बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये पहले ही जो है बयान कर दी गई है। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो टीचिंग के इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं कि अगर आपने क्लासरूम के टेस्ट को डिवेलप करना है, ठीक है, तब, ठीक है। इसकी वजह ये है कि आपने जो क्लासरूम का टेस्ट प्रिपेयर करना है वो जो है क्लोजली रिलेट करता है कुरिकुलम से और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से, और हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो टेस्ट है उस चीज़ को मेजर करता है कि क्या जो है वो पढ़ाया गया, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो है से क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जो क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन दी जाती है और जो टेस्ट लिया जाता है, कंटेंट टेस्ट के कंटेंट जो कि डेवलपमेंट में किए जाते हैं उनके बीच क्या सिमिलैरिटीज़ है, और और जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह से अप्लाई होता है, और किसको हम कहते हैं अ टेस्ट ब्लूप्रिंट, ठीक है। जिस तरह से नेम इम्प्लाइज किए जाते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं, किसी चीज़ को महसूस करते हैं कि टेस्ट कंटेंट ऑफ टेस्ट क्या हो उसको बताते हैं, ठीक है। ये 2 वे फ्रेमवर्क होता है जो कि कांग्रेस शो करता है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और टेस्ट कंटेंट में, ठीक है। जो क्लासरूम टेस्ट कंटेंट है उसमें जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि 2 वे ये हमारे पास आ जाती है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आ जाता है टेस्ट कंटेंट, ठीक है। 2 वे होता है यानी कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और टेस्ट कंटेंट आपस में कॉन्ग्रेंस भी शो करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं यानी कि कॉन्ग्रेंस 2 वे, ठीक है। ये सिंबल कॉन्ग्रेंस ही कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं, ये ज़्यादातर टेस्ट डेवलपर्स यूज़ करते हैं ताकि वो कंटेंट की डोमेन को डिफाइन कर देंगे क्या कंटेंट है, ठीक है। वो जो टेस्ट की 1 डायमेंशन है, ठीक है, जो हम 1 डायमेंशन टेस्ट है वो रिफ्लेक्ट करती है कंटेंट पे कि क्या कंटेंट जो है वो कवर किया गया है या कवर करना है, और जो अदर डायमेंशंस हैं वो स्टूडेंट्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि किसी भी का कोग्निटिव बिहेवियर जो कि असेस करना है, यानी कोग्निटिव लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स से हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स तक जो है वो कोग्निटिव डोमेन है, ठीक है। टेबल 2.1 हमें जो है एग्जांपल ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जनरल टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसमें नंबर ऑफ 10 आइटम फॉर ईच कोग्निटिव डोमेन में बताया गया है, ठीक है। टॉपिक हमें बताया हुआ है जैसे टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टोटल, ठीक है। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज टॉपिक 1 में, ठीक है, ये आपका जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपने 6 टॉपिक्स का टेस्ट लेना है, ठीक है। और आपने नॉलेज के जो 5 नॉलेज यानी कि डाले हैं, 5 आइटम्स आपने नॉलेज वाली डाली हैं, 2 आइटम्स आपने कंप्रीहेंशन करने के लिए दे दिए हैं, 2 आइटम्स आपने उनको अप्लाई करने के लिए दे दिए, 3 आपने एनालाइज करने के लिए दे दिए। टॉपिक 1 में टोटल 12 आइटम, आप इसकी डायमेंशन यानी कॉलम को और बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये डायमेंशन इस तरह से टॉपिक 2 में रिलेट किया गया, टॉपिक 3 और टॉपिक 4 और इस तरह से टॉपिक 6 टोटल जो है 50 आइटम्स को जो है अरेंज इस तरह से किया गया है, ठीक है। नॉलेज की 16 बन जाती हैं, कंप्रीहेंशन की ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपने इस तरह से बनाना है, टॉपिक्स इधर और उसमें जो आइटम्स आपने डालने हैं उस तरह से इधर बनाने हैं,
ठीक है, टीचर्स को इस बात पे जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं कि जो आपका टेस्ट है वो कंटेंट डोमेन से ही हो। आपने कंसेप्चुलाइज बच्चों को हर चीज़ करवा देनी है, तो आपकी कंसेप्चुलाइज डोमेन से भी जो है वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, टीचर्स को ये पता होना चाहिए किस चीज़ को जो है उन्होंने, किस नॉलेज को उन्होंने, जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो बच्चों में डेवलप करना है, प्रमोट करना है, और उसको ही फॉर्मली यानी असेस करना है। ठीक है, तो ये टीचर को बताना होना चाहिए। और ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में जो है ये सब चीज़ें जो है वो शो ऑफ होनी चाहिए। आगे से टेबल 2.2 दिया हुआ है, यूनिट नंबर 2 का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन 2 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स फॉर ईच कोग्निटिव लेवल दिए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक्स हम बताए हुए हैं, और नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज दिए हुए हैं। यानी कि पर्पस ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, पर्पस ऑफ टेस्ट क्या होना चाहिए कि उसमें 2 नॉलेज के क्वेश्चन होने चाहिए, एक कंप्रीहेंशन के और एक एप्लीकेशन का डाल दें। ठीक है, और 4 टोटल आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल आउटकम्स जो है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स उसके हिसाब से जो नॉलेज वो 2 क्वेश्चन डाल सकते हैं, 2 आइटम्स रख सकते हैं। कंप्रीहेंशन की 2 आइटम्स, अप्लाई करने के लिए 2 आइटम्स, और एनालाइज करने के लिए 1 आइटम रख ले सकते हैं आप। प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट आउटलाइन। ठीक है, जो कंटेंट है उसकी आउटलाइन वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसके नॉलेज का 2 आइटम्स रख सकते हैं। कंप्रीहेंशन के लिए 2 आइटम्स रख सकते हैं, और एप्लीकेशन के लिए 2 आइटम्स रख सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिए जो आप 2 आइटम्स रख सकते हैं नॉलेज के लिए, और 3 कंप्रीहेंशन के लिए, और 2 एप्लीकेशन के लिए, और 1 एनालिसिस के लिए। टोटल जो है 25 आइटम्स हो जाती हैं। इस तरह से आपको स्पेसिफिक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिया 2.3 में। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आइटम जो कोग्निटिव लेवल में दी हुई है, और टोटल का परसेंटेज भी बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अगर लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन क्या है कि वो सिंबल टर्म्स को जानता है, वो किसी महसूस फैक्ट हकीकतों को जानता है, या किसी वो अंडरस्टैंड करता है किसी चीज़ के किसी फैक्टर्स के अफेक्ट्स को। ठीक है, वो इक्वेशंस को सोल्व कर लेता है, या वो रिजल्ट्स की तशरीह कर लेता है। ठीक है, टॉपिक्स हमारे पास क्या है, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी हम ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, लॉ ऑफ मोशन ले लेते हैं, फिर टोटल की परसेंटेज करते हैं। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी में हम कंसिडर करते हैं कि हमने जो है कि वो जानता है सिंबल्स को, वो 2 है, और वो स्पेसिफिक फैक्ट्स भी जानता है, उसके जो आइटम्स आगे अंडरस्टैंड करता है फैक्ट्स और फैक्टर को। 2% क्वेश्चन आगे सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 3 क्वेश्चन इंटरप्रेट कर लेते हैं रिजल्ट को। तो हम कह देते हैं कि टोटल इसमें से 13 स्पीड और वेलोसिटी के 13 है, अगर वो सिंबल्स को जानते हैं तो टोटल वो 10 है हर तरह से। तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे तो ये 100% जो है वो कवर हो जाएगा, और ये हमारे पास 100% कवर करना है। ठीक है, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन 3 था। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसी तरह से जो ये कोग्निटिव डोमेन के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इस तरह से टीचर जो है वो डेवलप कर सकता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उसके के लिए अफेक्टिव डोमेन के लिए, कि जिस तरह से वो वैल्यू और वैल्यू देता है, और साथ ही साइकोमोटर डोमेन के लिए भी वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, आपने जो है आपकी एक्टिविटी क्या है कि आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूनिट 2 का जो कि आपने अभी स्टडी किया उसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपने बनाना, आपने क्या क्या सीखा इस हिसाब से जो है वो आपने करना है। आगे से आपके पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, आपने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ कि क्लासरूम के जो टेस्ट का उसका क्या पर्पज़ हो सकता है। ठीक है, तो आपने इसको अपने वर्ड्स में बताना है। क्लासरूम टेस्ट का पर्पज़ ये हो सकता है कि हमने जो बच्चों को नॉलेज दिया है हम उसको चेकआउट कर लें कि बच्चे ने कितना गेन किया, इस हिसाब से इसका पर्पज़ हो सकता है। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू डिफाइन एन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। आप ऑब्जेक्टिव और आउटकम को किस तरह से डिफाइन करेंगे, आपने ऑब्जेक्टिव और आउटकम को अपनी एग्जांपल से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो डायरेक्टली टीचर की इंस्ट्रक्शन से रिलेट करती हैं, और आउटकम्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर या स्टूडेंट्स के लर्निंग रिजल्ट्स या स्टूडेंट की लर्निंग से डील करती हैं। तो आप इसको एग्जांपल से कर देंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर इसकी एग्जांपल आप डिफाइन कर सकते हैं। वट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स क्यों जो है वो जरूरी है, इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, लर्निंग आउटकम जो है स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करते हैं, टीचर को इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करते हैं, और भी कि आपने कौन सा इंस्ट्रक्शनल मेथड अपनाना है टीचर ने उसमें हेल्प आउट कर। ठीक है, एग्जामिनेशंस बनाने में कौन से क्वेश्चन आपने कंडक्ट करने हैं उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जिन चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना है। 4 में व्हाट इज़ कोग्निटिव डोमेन। ठीक है, कोग्निटिव डोमेन में लोअर लेवल स्किल्स से हायर में आता है, और इसने ब्लूम्स ने डेवलप किया था, जैसे नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, और आगे से हमारे पास इवैल्यूएशन आ जाती है। ठीक है,
और इसके हर लेवल्स को अपने एग्जांपल से रिलेट करना है। आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लेना, उसकी एग्जांपल्स डेवलप करनी है नॉलेज के लिहाज से। जैसे कि हम अब एक सब्जेक्ट अब मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में उस बच्चे को आता है, बच्चे का लेवल होता है वो काउंटिंग को रिमेंबर करना सीखता है, देखना। फिर कंप्रीहेंशन सीखता है, यानी उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो देखता है। अप्लाई करता है, यानी उनको सॉल्व करना सीखता है। फिर ऑपरेशंस को सॉल्व करता है। और उसके बाद एप्लीकेशन के बाद उसके बाद एनालाइज आ जाता है, ठीक है। वो एनालाइज करना सीखता है कि अपने डिफरेंट सिचुएशन में उसकी डेली लाइफ में किधर जो है वो ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। देन सिंथेसाइज करता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट नॉलेज को यूज़ करके वो एक पर्टिकुलर नॉलेज बना के उस सिचुएशन को डिजॉल्व करने की कोशिश करता है और वैल्यूएट वो अपना नतीजा निकाल लेता है, ठीक है। तो ये कोग्निटिव में आ जाती है। आगे से क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है मेजरिंग रिकॉल लेवल के, या 2 ऑब्जेक्टिव्स फॉर एप्लीकेशन लेवल लिखनी है, ठीक है। एक 2 ऑब्जेक्टिव्स आपने मेजरिंग रिकॉल लेवल यानी नॉलेज लेवल, जिसमें वो रिमेंबर करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिमेंबर करता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करता है ताकि उसको उसका ना जाए। और उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स आपने एप्लीकेशन लेवल, जिस ये कोग्निटिव में इनका 3rd लेवल है, ठीक है, एप्लीकेशन, जिसमें वो अप्लाई करता है। और आपने 2 इवेलुएशन लेवल देखना है 5th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आपने देखने हैं, ठीक है। उसमें आपने 2 लिखने हैं कि रिमेंबर क्या चीज़ें की हैं कि इंग्लिश की बुक में क्या है, और अप्लाई किया उसने किया, और उसने इवेलुएट किस तरह से किया। तो 2 ऑब्जेक्ट लिखने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन 50 आइटम्स पर जनरल साइंस सब्जेक्ट पर, यानी कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना है जिसमें 50 आइटम्स होनी चाहिए, और जनरल साइंस क्लास 6 के लिए आपने बनाना है, ठीक है। तो ये आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इसमें आप जो है 50 आइटम्स के लिए चूँकि बनाना है, तो वो आप क्लास 6 के लिए वो सेम आपका इस तरह से बन सकता है, ठीक है। इससे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, सजेस्टेड रीडिंग्स, ठीक है। ये आपको रीडिंग्स ही आप इनको पढ़ें तो आपको और इसके बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास वेब रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। आप ये वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मज़ीद मिल जाएगी। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।